सबसे बड़ा फ्रॉड स्कीम है वो। हाँ, तो और क्यों फ्रॉड स्कीम है? आपने पूरा वो प्राइवेट कंपनीज को दिया। हम्म, मैंने कह रहा हूं कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हम्म, वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होना चाहिए, हम्म, जहां आप कंपनीज को, सरकार को डिसिप्लिन कर सकते हैं। इट इज नॉट एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर द किसान, हम्म, इट इज एन एश्योरेंस स्कीम फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। 2024 में 93% है आपका संसद करोड़पति हैं इस देश में, और ये 93% अरबपति करोड़पति जो है हम्म, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दुनिया में सबसे गरीब लोग को वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या? जो हिंदुस्तान का किसान है, हम्म, क्या ओन करते हैं? जमीन ओन करते हैं। बीज कौन कंट्रोल करते हैं? वही कॉर्पोरेट। हाँ, उनके हाथ में क्या है? हम्म, किसान का हाथ में हम्म, बीज उनके हाथ में नहीं है। हम्म, हाँ, बिजली उनके हाथ में नहीं है। हम्म, ये फर्टिलाइजर उनके हाथ में नहीं है। हम्म, एक भी उत्पादन लागत का चीज एक भी उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ जमीन है उनके पास। और जब मैं जाता हूँ राजस्थान में या तमिलनाडु में, लोग कहते हैं कि हमारे किसान के हाथ में सिर्फ दो चीज है सर, हम्म, जमीन है, कर्जा है। हम्म, एक तो पैर के नीचे है, एक सिर के ऊपर बैठा है। We fought for independence and we fought for freedom. We achieved independence. हम्म, स्वतंत्रता मिल गई, आजादी अलग बात है। All our lives we have to fight for that. Bipin Chandra, Romila Thapar, K.N. Panikkar, S. Gopal, these were my teachers. हाँ, So in that history setting, we learned how different reality was in the freedom struggle. हम्म, That ordinary people were left out of the narration. हम्म, We learned in JNU हम्म, that there is a different kind of history to know. There is a different kind of history to be learned. I am a political person. मतलब देखो, पॉलिटिक्स का मतलब ही बदल गया टेलीविजन की वजह से। हम्म, All politics is not party politics. All politics is not partisan politics. हम्म, There is टेलीविजन यही ऐसा किया भारत में कि हम्म, पॉलिटिक्स इज बीजेपी स्पोक्समैन वर्सेस कांग्रेस स्पोक्समैन। कभी हाँ, कभी एसपी का भी घुस जाते हैं वहां। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ constant struggle for power and a better future for the community as a whole. That politics is the oxygen of democracy. उसको सफोकेट कर रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वाइब पसंद आ रही है, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस और इंटरव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे को डोनेट भी करिए, थोड़ा हमारे को सपोर्ट भी करिए, क्योंकि हमारे को बहुत मेहनत और एफर्ट लगती है इन वीडियोस को प्रोड्यूस करने में, ताकि हम क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। सो सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। मैं सर, वार्म वेलकम। कैसे हो आप? गुड टू सी यू। प्लेजर। आजकल क्या कर रहे हो सर? कहाँ पे इन्वेस्टेड हो? वही जो रूरल रिपोर्टिंग करता हूँ वही कर रहा हूँ। हाँ। परसों मैं यहाँ से जाता हूँ पालाकाड, केरला। केरला, वाया कोयम्बतूर, इसलिए कि अभी 20th एनिवर्सरी होगा वो प्लाचीमाड़ा वाटर स्ट्रगल, जहाँ कोको कोला के खिलाफ एक मूवमेंट था 2004 to 2006। और वहाँ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। और एक लेक्चर भी है वहाँ MP वीरेंद्र कुमार जी के नाम पे, वो जो मातृभूमि का ओनर था और एक अखबार मालिक जो प्लाचीमाड़ा वाटर स्ट्रगल को सपोर्ट किया, तो उनके लिए जा रहा हूँ। ओके सर, मैं जैसे ये आपकी बुक पढ़ रहा था, एवरीबॉडी लव्स ए गुड रॉट, और क्या फैसिनेटिंग किताब है ये। और इसका जब पहला ही पेज पढ़ते हैं तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहले ही पेज में, पहले चैप्टर के पहले पेज में आपने लिखा है कि आपने इस किताब का टाइटल ये क्यों दिया, और दूसरा वीडियो की फुल फॉर्म आपने बताई। तो सर इस उससे शुरुआत करिए थोड़ा। देखो, नाम जो किताब का नाम है, मैंने चोरी किया वो टाइटल। अच्छा। एक
छोटा किसान था, राम लखन, हम्म पलामू जिला में। राम लखन मेरे साथ गया, थोड़ा गाइड कर रहा था मुझको। ये लातेहार तालुका में, लातेहार ब्लॉक में था। हम्म और हम गए कलेक्टर, वो ब्लॉक में जो हम्म बीडीओ का ऑफिस, सीओ सर्कल ऑफिसर का ऑफिस, हम्म सब एम्प्टी रहा। ओके एक आदमी नहीं था, जो अफसर है, एक आदमी भी नहीं था। हम्म तो 2 घंटा ढूंढ के मैंने राम लखन से पूछा, यार ये लोग सब कहाँ गए? हम्म उसने कहा, वो उसका एक वो बिहारी ह्यूमर है, हम्म जो जोक मारता है विदाउट अ स्माइल, अच्छा जैसा लालू जी अच्छा करते हैं ना। हाँ हाँ तो इसे उसने कहा, अच्छा सर, सब लोग तीसरी फसल लाने के लिए गए। हम्म तो मुझको आश्चर्य लगा। हम्म मैंने कहा, देखो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ हम्म और इस इलाका का थोड़ा के बारे में थोड़ा जानता हूँ, हम्म और मैं रबी के बारे में जानता हूँ और खारिफ के बारे में जानता हूँ। हम्म ये तीसरी फसल कौन सा चीज है? ये तीसरी फसल आप कह रहे हैं, हम्म 150 साल पहले एक तीसरी फसल था, हम्म जायद, ओके लेकिन वो 100 साल हो गया कि वो खत्म हम्म हो गया। हम्म तो राबी और खरीफ, ये तीसरी फसल कौन सा चीज है? हम्म और उसने कहा, ड्राउट रिलीफ। हम्म वो सब ड्राउट हम्म रिलीफ हाँ 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 कब्जा करने के लिए गया। हाँ तो और ये भी कहा कि हमको, ये हमारा मालिक लोग यहाँ, तो वी लाइक अ गुड ड्राउट, अच्छा लगता है, हम्म बहुत पैसा कमा सकते हैं। हम्म तो वो टाइटल आया, so that's why you mentioned there एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट। okay and what about that sir video और वो भी एक बिहारी ह्यूमर है, वो वीडियो नहीं कहते हैं, हाँ बीटीडीओ कहते हैं। हम्म मतलब वीडियो का मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हम्म वो उस जमाने में, ये पलामू सब बिहार में था। हम्म 94 जब मैं गया, वो बिहार में था। हम्म और वहाँ बीटीडीओ कहते हैं उसको, हम्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफिसर है। जब तक उसका 25% नहीं मिलेगा, हम्म कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। ओके 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 जो भी प्लान है, हम्म आपका अप्रूव हो गया प्लान, हम्म हम्म आपका गांव में, हम्म और आपका पंचायत में अप्रूव हो गया, हम्म तब भी पैसा नहीं देगा जब तक हम्म उनका 25% नहीं मिलेगा कट। ओके तो उसको ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। ओके सर जैसे आपने ट्रैवल किया इंडिया के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में सीनियर जर्नलिस्ट हैं नीरजा चौधरी मैडम तो वो बता रहे थे कि मैंने ट्रैवल किया था 1979 में बिहार में और किसने? नीरजा चौधरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1979 में बिहार में ट्रैवल किया और जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं एक गांव में रुकी और एक फैमिली में तो वहाँ पे मैंने देखा कि गरीबी होती क्या है तो वहाँ पे मैं मेहमान थी तो उन्होंने मेरे को नमक दे दिया थोड़ी सी रोटी दे दी और उसके साथ तेल दे दिया क्योंकि मैं मेहमान थी अदरवाइज तो नमक और रोटी वो खाते थे तो वहाँ पर पहली बार गरीबी का एहसास उनको हुआ तो जैसे आपने पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल किया 5 स्टेट आपने पकड़े तो आपको पहला परसेप्शन क्या था कि हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है मतलब क्या चीज़ है ये देखो, इस तरीके जो 10-20 जिला मैंने कवर किया, हम्म मैंने ऐसा कुछ रैंकिंग नहीं करता हूँ कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ऐसा हम्म नहीं। हम्म जैसा वो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम्म वैसा एक 30-40 डिस्ट्रिक्ट और होगा। हम्म मैंने इन डिस्ट्रिक्ट को क्यों हम्म खोजा, क्यों हम्म चूज किया? हम्म इसलिए कि मैंने ये देखा कि 5 राज्य, कौन सा 5 राज्य है जिसमें हम्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। हम्म और उस साल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हम्म अ, उड़ीसा उड़ीसा, मध्य प्रदेश हम्म और तमिलनाडु। हम्म इसलिए कि तमिलनाडु में लार्ज नंबर ऑफ
लैंडलेस लेबरर्स वर्दे 35% तक होगा उस समय। उस जमाने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ तमिलनाडु में। तो ये, और इन 5 राज्यों में 2-2 जिला, जो सब ऑपोजिशन गवर्नमेंट सब मानते हैं कि हमारा राज्य में ये सबसे पिछड़े वाले जिला है, वो चुन लिया मैंने। ऐसा सिलेक्शन हुआ। देखो, ये मैंने ज्यादा ये शब्द पॉवर्टी शब्द नहीं यूज करता हूँ, मैंने ये शब्द यूज करता हूँ डिप्रीवेशन। इसलिए कि जब आप पॉवर्टी बोलते हैं ना, डिजीज जैसा लगता है वो, रोगी जैसा लगता है। डिप्रीवेशन का अलग मतलब है। डिप्रीवेशन का मतलब किसी ने आपसे चोरी किया, डिप्राइव किया, यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। ओके, जैसा ये बहुत सारा शब्द में ये फर्क मिलता है। देखो, आजकल हम क्यों दलित बोलते हैं, हरिजन नहीं बोलते हैं। हरिजन में कुछ पॉलिटिकल कंटेंट नहीं है। जब आप दलित बोलते हैं, दलित का मतलब है ओप्रेस्ड और ग्राउंड डाउन। जब हम ओप्रेस्ड बोलते हैं, इसका मतलब है कि एक ओप्रेसर भी है। हरिजन बोलते हैं तो क्या है, हरि है बस। तो वैसे पॉवर्टी बोलते हैं कि ऐसा एक नेचुरल स्टेट या डिजीज, रोगी लगता है। डिप्रीवेशन बोलेगा तो पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। तो मैं भी पॉवर्टी बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन माय प्रेफर्ड टर्म इज डिप्रीवेशन। ओके, तो वो इट्स नॉट एनफ टू लुक एट एंड से व्हाट इज पोरर, व्हाट इज, ये प्रोसेस की बात है। देखो, जब सिर्फ इवेंट की बात नहीं है, हमारा सीरियस जर्नलिज्म में एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा बिटवीन इवेंट एंड प्रोसेस। अचानक 25-30 बच्चे मर गए मैल नरिशमेंट में, वो बड़ा इवेंट बन जाएगा, सब जाएगा वहाँ, यूट्यूबर लोगों भी जाएगा, सब जाएगा, 2 दिन शोर मचाएगा और उसके बाद वो न्यूज साइकिल बदल जाएगी। प्रोसेस की बात है कि वो उतना अचानक नहीं मरा, धीरे धीरे भूख, रोगी, ये सब सफर करके मरा। वो प्रोसेस आप कवर करना है। व्हाट इज द, जब मैंने सिटी रिपोर्टिंग छोड़ के रूरल रिपोर्टिंग में गया 1991 में, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ इसमें महाराष्ट्र में, आदिवासी जिला में, पालघर एरिया, थाने एरिया में, मोकाड़ा जिला में 29 चिल्ड्रन डाइड। वो ग्रेड 4 मैल नरिशमेंट में था, मतलब कुछ है ही नहीं इन द स्टमक्स। ऐसा एक स्थिति कैसा बना? नया आर्थिक नीति आया उस जमाने में। यस, और बहुत सारा पीडीएस शॉप, रेशन शॉप बंद हो गया। और उनका जो रेशन शॉप है, ये लोग पहाड़ में रहते हैं, सबसे नजदीक रेशन शॉप था 10-15 किलोमीटर, वहां जाके लाना पड़ेगा। वहां जाएगा तो वो बताएगा कि स्टॉक नहीं है। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था उसका क्राइसिस। हम सब स्टोरी करके प्राइज भी मिला, या बहुत लोग को, मुझको 2 प्राइज मिला जिसने मैंने लिया नहीं, इसलिए कि मुझको ये समझ आया कि पद्मश्री वाला सर, नहीं, वो बहुत बाद 2009 में। अच्छा, पद्म भूषण। अच्छा, कि ये मैंने लिया नहीं, इसलिए कि मुझको ये समझ में आया कि देखो, ये बच्चे मरे हैं और मर गए और हम स्टोरी करके प्राइज ले रहे हैं। अगर हम प्रोसेस कवर किया, हो सकता है कि ये बच्चे जिंदा होगा। Had we covered the process, maybe the children would be alive.
तो इसलिए नहीं लिया मैंने उसको। ओके और ये है डिफरेंस बिटवीन कवरिंग द इवेंट एंड कवरिंग द प्रोसेस। ओके ओके तो वो करके इन दैट टाइम 90, उसके बाद 1.5 साल उसके बाद मैंने शहर को छोड़ दिया और रूरल रिपोर्टिंग भी फुल टाइम किया। अब तक वही कर रहा हूँ। ओके सर, यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, आप हाँ, ठीक है, फ्लुएंटली ठीक है, बोलेंगे ठीक उसमें है, ज़्यादा। सो 30 साल हो गए इस किताब को, आपको क्या लगता है 30 साल में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है जब आप ग्राउंड पे जाते हो? एक्चुअली 29 ईयर्स, लेकिन 30 साल ऑलमोस्ट होने वाला हाँ जनवरी में, हाँ कमिंग जनवरी। बहुत कुछ बदला है, नथिंग, लेकिन किस तरफ बदला? कुछ जगह में इम्प्रूवमेंट बहुत हुई। जहाँ पुदुकोटे जिला में द विमेन ऑफ पोर विमेन ऑफ पुदुकोटे, उसने कलेक्टिव बना के माइनिंग लीज लिया, क्वारी का लीज लिया। जो वहाँ बॉन्डेड लेबर था वो मालिक बन गया, इसलिए कि एक अच्छा कलेक्टर आई थी और 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन किया, और जो बॉन्डेड लेबरर था वो मालिक बन गया। और इमीडिएट इम्प्रूवमेंट उनकी हालत में, उनके परिवार के हालत में और उनके बच्चों का हालत में, इसलिए कि पैसा महिला के हाथ में था, पुरुष के हाथ में नहीं था। नहीं तो पुरुष के हाथ में था तो वो जाने वाला है वो शराब के ऊपर वो पैसा। जब महिला के हाथ में था पैसा, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन वो कैसा हुआ? कलेक्टिव स्ट्रेंथ होके, ऑर्गेनाइज्ड करके, यूनियन करके, और लिटरेसी मिशन भी आया जहाँ अरिवोली इड़कम, मतलब लाइट ऑफ नॉलेज मूवमेंट, लिटरेसी मूवमेंट, जिसमें वामपंथी लोग बहुत था, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। द पीपल फ्रॉम द लेफ्ट वर वेरी डोमिनेंट इन द लिटरेसी मूवमेंट। उसी साल केरला भी, आई मीन 91 में केरला फुल्ली लिटरेट हो गया, और ये क्लोज टू केरला डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इन्फ्लुएंस भी था। तो ये सिर्फ लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग। एक अधिकार, एक राइट्स का लिटरेसी भी था, एक समझ, लीगल लिटरेसी था, हेल्थ लिटरेसी था, और वो संगठन फॉर्म करके उनके राइट्स के लिए संघर्ष किया ये लोग। ओके तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ अभी उनका, जहाँ, और बहुत जगह में डेटेरियोरेशन हुआ। ज्यादा जगह में डेटेरियोरेशन ही हुआ। जहाँ पलामू, लातेहार, वो जगह देखेंगे तो वेल्थ आया है, लेकिन बहुत कुछ कम हाथ में कंसंट्रेट हो गया वो वेल्थ। ओके सर, ये डिस्ट्रेस जो है और जो डेप्रिवेशन जो है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या पॉलिसी फेल्योर है, ये है क्या एक्चुअली में? ये एक बड़ा, एक शब्द में आप कह सकते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता आफ्टर इकोनॉमिक लिबरेशन। यस, उसके 1950 से 1980 तक हिंदुस्तान में असमानता, इनकम इनइक्वालिटी थोड़ा कम हुआ। जब हमने ये अभी नया आर्थिक नीति कहने में देयर इज नो मीनिंग, मतलब नहीं है, इसलिए कि 30 साल हो गया। लेकिन जब ये नया पॉलिसी लिया, from that day we have been violating the Constitution of India, directive principles of state policy, जिसको पहला पैराग्राफ में कहती हैं कि duty of the state is to fight and mitigate inequality। देखो 91 में जब ये पॉलिसी आया था, इस देश में एक भी डॉलर अरबपति नहीं था। ओके आज सुबह मैंने काउंट किया, 224 है। ओके फोर्ब्स लिस्ट में, फोर्ब्स मैगजीन है, वो डेली लाइव लिस्ट भी लगते हैं, और हर साल एक बार मार्च 8 में
एनुअल लिस्ट एनुअली लगाते लगाते हैं। हैं। हाँ। तो हम्म, ये 200 एक हम्म, भी हम्म, अरबपति नहीं था, हम्म, डॉलर अरबपति। हम्म, ये डॉलर अरबपति आप देखेंगे तो अभी 224 हैं, हम्म, और ये 224 जन अ, आपका पूरा जनसंख्या में क्या परसेंटेज होगा? हम्म, 0.000014% है, ठीक है। और ये 224 अरबपति के हाथ में 1 खरब डॉलर है उनका क्यूमुलेटिव वेल्थ। गॉड। 1 खरब डॉलर, 1019 बिलियन डॉलर्स, मतलब 1 खरब से ज्यादा हो गया। हम्म, और ये 24 लोग, उनका जो धन दौलत है हम्म, आपका जीडीपी का 26% है। हम्म, तो आप कह सकते हैं कि इतना प्रोग्रेस हुआ कि देखो, अभी भारत अरबपति का लिस्ट में नंबर 3 है। नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा चाइना और तीसरा हम। हम्म, लेकिन वही स्टेट जो 3 नंबर हैं अरबपति के लिस्ट में, हम्म, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम्म, 131 है। और 131 था, हो सकता है कि अब तो 130 हो गया, ठीक हाँ, है। लेकिन यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 103 है हम्म, इन 121 नेशंस। हम्म, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देश में आप 176 हैं। हम्म, जो भी इंडेक्स ले लो आप, बॉटम 20 बॉटम 50 में है। लेकिन जब पैसा बनने में आते हैं तो नंबर 3 है। आप हिंदुस्तान का संसद देखिए, 2004 में आपने एक एफिडेविट लाया, जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उस एफिडेविट में आप सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं ना, मेरा 2 घर है, ये कार है, ये क्या, पूरा आपका, और वो भी ऑथेंटिक, इतना ऑथेंटिक नहीं है वो सेल्फ डिक्लेरेशन। आप जितना ऑनेस्ट हो उतना ऑनेस्ट आपका डिक्लेरेशन होगा। तो पहला चुनाव 2004 में 24% संसद लोकसभा का, वो 24-26% करोड़पति था, रुपया करोड़पति। नेक्स्ट इलेक्शन में 2009 में 32% था, 2014 में 53% करोड़पति है दैट पार्लियामेंट। 2019 में 2014 में 83% तक आ गया, और 2019 में 88% हुआ। 2024 में 93% है आपका संसद करोड़पति हैं इस देश में। और ये 93% अरबपति करोड़पति जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दुनिया में सबसे गरीब लोग को वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या? वो तो सोच ही नहीं सकते, वो नहीं हो सकता। तो सर ये जो ऐसा हुआ इनकम इनइक्वालिटी, ये क्या सिर्फ ये वेल्थ इनइक्वालिटी, हाँ ये वेल्थ इनइक्वालिटी है ना। इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा है, वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी में आज जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, थॉमस पिकेटी, ये लोग सब फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो असमानता है वो आज 1939 ब्रिटिश राज के समय से ज्यादा हो गया, वो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी। और वेल्थ इनइक्वालिटी में जो हमारा सुपर अरब डॉलर अरबपति हैं, उसमें वो 1 खरब डॉलर में
उसमें 90% से ज्यादा सवर्ण लोग के हाथ में है। अपर कास्ट। तो इतना इनइक्वालिटी है, तो जो जहां लोग वीक हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो सबसे ज्यादा डूबेगा, सबसे ज्यादा सफर होगा उनको। तो सर इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्ट्रगल था उसके जो एक बेसिस यही था कि हमारे अंदर जो आर्थिक असमानता है और इनइक्वालिटी है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, उसको ख़त्म करके हम बराबर आएंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा। तो ये जो इनइक्वालिटी जो है, क्या ये डेलिबरेटली है, क्या क्या सरकार ने जानबूझ के करी है? 91 से बहुत डिलिबरेटली हुआ। 91 के बाद? हाँ, मार्केट के नाम पे हम्म we should not do anything, let the market decide what will be winners and losers. It is a violation of the Constitution of India. और उसका इलाज भी वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, सब हैं implied in the directive principles of state policy. तो अगर वो 91 से वो abandon कर दिया आप, you are openly violating your constitution. ओके। सो सर इसके पीछे की सोच क्या लगती है आपको सरकार की? क्योंकि हमारे को सिर्फ अमीर दिखना है। सोच है कि हम जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा अच्छा है, उतना अच्छा है। जैसा आप देखो, अभी देखो देश में हर पोर्ट, हर एयरपोर्ट, अभी एफसीआई का डिपो भी एक अडानी के हाथ में दे रहे हैं आप। कितना वो 80-90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ में जा रहे हैं एफसीआई का स्टोरेज में। और एफसीआई का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में एंटी मोनोपोली क्लॉज है, वो एंटी मोनोपोली क्लॉज हटके उनको दे दिया। दे किल्ड द एंटी मोनोपोली क्लॉज इन एफसीआई's documents and gave it to him. तो हर जगह ऐसा चल रहा है। सर हमने एक इंटरव्यू किया था It was very deliberate. वो उनका ये that is the understanding that if you make the rich much richer, some money will trickle down to the poor. इसको trickle down theory कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी देश में भी नहीं होगा। एक एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हैं जहाँ सक्सीड हुआ वो पॉलिसी। ये कॉन्शियस कंस्ट्रक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? मैंने कहा उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप हाँ, आप राइट टू वर्क हैं, एमएनआरईजीए को बंद कर दिया, जयराम जी को दिया आपने। तो वो राइट टू वर्क सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ओके सर, जैसे विद अ मिनिमम वेज लेवल, nobody should get more than this, less than this for a full day's work. ओके, दैट्स द थिंग। सर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सोसाइटी से ही आते हैं, तो पहले घर के लोग बताते थे कि एक टाइम होता था 80s में जब प्रोफेसर और किसान आसपास ही कमाते थे एक दूसरे का, और अब अगर हम देखते हैं तो जिसमें 45% खेती पे आधारित लोग हैं और उनका जीडीपी में बहुत कम हिस्सा है और वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल होएगा उसको? जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में, किसान लोग तो 8-9% है, फुल टाइम फार्मर जो कहते हैं, मेन कल्टीवेटर। लेकिन एग्रेरियन अलग चीज है। देखो, जो कल्टीवेटर हैं और जो कल्टीवेशन में एक्टिव हैं फार्मर, वो फार्मिंग कहते हैं, कह सकते हैं फार्मर। और एग्रीकल्चरल लोग आप वो फुल टाइम किसान लोग 8% हैं आपका जनसंख्या में,
वो छोटा नंबर नहीं है, उसका मतलब है 95 मिलियन। ओके। और पार्ट टाइम फार्मर्स इंक्लूड करेंगे, खेत मजदूर इंक्लूड करेंगे, पार्ट टाइम खेत मजदूर इंक्लूड करेंगे, तो आपको 24-25% ऑफ पॉपुलेशन आएगी। लेकिन उसके अलावा बहुत करोड़ों लोग हैं जो कल्टीवेशन नहीं करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। कुम्हार, मिस्त्री, गांव का मिस्त्री, हाँ, ये लोग सब नॉन कल्टीवेटर क्लास है लेकिन कल्टीवेटर क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरा ग्रुप जो है उसको एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं। 90s में जो फार्मिंग क्राइसिस हुआ 2000 तक एग्रेरियन क्राइसिस बन गया। उसके बाद मैं 2004 में आप देख सकते हैं इलेक्शन में मैंने ये कहा कि ये कृषि संकट से ज्यादा हो गया, ये एक समाज का संकट हो गया। और इलेक्शन रिजल्ट्स आप देखा 2004 में आंध्र प्रदेश में। पिछले 10 साल में ये कह रहा हूँ कि ये समाज का संकट भी नहीं है, ये एग्रेरियन संकट जो था अभी ये सभ्यता के संकट है। किसान वर्ग का जनसंख्या बुरी तरह से गिर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर देश में एक्सेप्ट अफ्रीका। जापान में आज 14 साल के अंदर एक भी किसान नहीं होगा। अच्छा, 14 साल से कोई किसान ही नहीं है, एक भी बड़ा ही नहीं। देखो उसका पूरा पॉपुलेशन कम हो रहा है। अच्छा। जापान का पॉपुलेशन 3% कम हो गया पिछले 10 साल में। और नौजवान लोग एक भी खेती में नहीं जाना चाहते हैं, जैसा आपके गांव में भी। वो सब शहर में जाते हैं, कुछ और करना है। इसलिए कि वीकेस्ट पेमेंट सेक्टर, वीकेस्ट अर्निंग सेक्टर इंडिया में आज एग्रीकल्चर है। वो भी कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन। देखो अभी क्या हो रहा है, किसान का जनसंख्या क्यों गिर रहा है, पूरी तरह किसी भी देश में देखिए शिफ्ट हो रहा है परिवार का फार्मिंग से कॉर्पोरेट फार्मिंग के हाथ में जा। अभी अडानी एफसीआई गोडाउन तक पहुंच गया, आपके खेत में कब कितने देर होगा पहुंचने के लिए। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग में देखो जो हिंदुस्तान का किसान है वो क्या ओन करते हैं, जमीन ओन करते हैं। बीज कौन कंट्रोल करते हैं, वही कॉर्पोरेट। उनके हाथ में क्या है, किसान का हाथ में बीज उनके हाथ में नहीं है। हाँ, बिजली उनके हाथ में नहीं है, ये फर्टिलाइजर उनके हाथ में नहीं है। एक भी उत्पादन लागत का चीज एक भी उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ जमीन है उनके पास। और जब मैं जाता हूँ राजस्थान में या तमिलनाडु में, लोग कहते हैं कि हमारे किसान के हाथ में सिर्फ 2 चीज है सर, जमीन है, कर्जा है। एक तो पैर के नीचे है, एक सिर के ऊपर बैठा है, कर्जा। तो people are being squeezed out of agriculture. They are making agriculture a nightmare so that you leave it. और देखो हिंदुस्तान में आफ्टर इंडिपेंडेंस 91 सेंसस तक हर सेंसस में आपका किसान वर्ग का जनसंख्या बढ़ गई, हर सेंसस में बढ़ गई। 61, 71, 81, 91 में किसान वर्ग का सेंसस। 91 में आपने नया आर्थिक नीति लाया।
2001-2011 सेंसस में किसान का जनसंख्या डूब गई। 1991 सेंसस से 2001 सेंसस तक 72 लाख किसान खेती को छोड़ दिया। ओके। 2001 सेंसस से 2011 सेंसस तक 7.9 मिलियन छोड़ दिया। मतलब 20 साल में 15 मिलियन 150 लाख किसान खेती को छोड़ दिया। वो कहाँ गया? शहर गया, दूसरा टाउन में गया, और एक गांव में गया काम खोजने के लिए। और जब कोविड आया, पहली बार लोग समझ रहे हैं कि इतने लोग गांव से हमारा शहर में बैठे हैं, अभी वापस जा रहे हैं। और ये डिबेट हुआ, क्यों वापस जा रहे हो? वो बिल्कुल गलत सवाल है। सवाल ये नहीं है कि क्यों वो वापस जा रहे हैं, सवाल ये है कि वो गांव छोड़ के यहाँ क्यों आया। हाँ, वो असली सवाल, माइग्रेशन, वो असली सवाल है। आपने ऐसा एक संकट बनाया, पॉलिसी ड्रिवन संकट आपने ऐसा बनाया देहात में कि लोग छोड़ के आ गए। अभी भी फिर एक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए कि ये ईरान पे जो युद्ध चल रहा है, बहुत सारा लोग शहर छोड़ के, उतना स्केल नहीं है जितना कोविड में था, लेकिन हजारों बिहारी माइग्रेंट्स वापस जा रहे हैं। दिल्ली से वापस जा रहे हैं, तमिलनाडु से वापस जा रहे हैं। तमिलनाडु में जहाँ था वो 1,000 रुपया पर डे मिल रहा था कंस्ट्रक्शन में। एलपीजी नहीं है। माइग्रेंट लोग ऐसा है कि ये प्रवासी मजदूर ऐसा है, 8-10 लोग एक कमरे में रहते हैं, एक सिलेंडर एलपीजी के साथ, वहां ये कुकिंग करते हैं। और वो कमरा कितना 8 बाई 10 फुट होगा, 8 लोग वहां सोते हैं बस, नहीं और तो पूरा दिन में वो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। अभी एलपीजी नहीं है, अभी एक सिलेंडर 4,000 हो गया। और तो एलपीजी नहीं है उनके साथ, लेकिन वो लकड़ी फायरवुड के साथ नहीं कर सकते हैं, मालिक नहीं मानते। अरे ऐसा एक छोटा रूम में 8 लोग रख के आप फायरवुड बंद करेगा तो पूरा बिल्डिंग ही जल जाएगा। तो वो लोग रेंटल छोड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे रहा, हाँ, फायरवुड के लिए। लेकिन वो चेन्नई में आपको फायरवुड कहाँ मिलता है? पूरा अर्बनाइज्ड एरिया है। तो होटल में जाके खाना लगा दिया होटल में। वहां होटल में, छोटा होटल में आपको 90 रुपया में चिकन करी राइस एक मील मिलेगा, अच्छा मील मिलेगा। वो ओवरनाइट एलपीजी की वजह से जो 90 रुपया था 160 रुपया हो गया। फिर वो दे गेव अप, नालंदा जिला को वापस गया, जहां 200-150 रुपया मिल रहा है हर रोज खेती में काम करने के। और उसका कर्जा जो था, हर महीने जब चेन्नई में बैठा था, हर महीने 5,000-8,000 वापस कर रहा है साहूकार को। अभी वो कर्जा और बढ़ रहा है। एनसीआर से बहुत लोग गए वापस झारखंड में, देखिए। तो ये गरीब लोग का ऐसा एक एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल इतना फ्रेजाइल है, थोड़ा भी एक छोटा सा भी धक्का दो वो गिर जाएगा। ऑल दिस इज द कंस्ट्रक्टेड इनइक्वालिटी ऑफ द लास्ट 3 decades। तो ये चीज़ सर सरकार को या लोगों की प्रायोरिटी क्यों नहीं है, जब ये चीज़ बिल्कुल सामने दिख रही है और पॉलिसी के द्वारा ये कंस्ट्रक्टेड है, जैसे बंगाल फेमाइन के जैसे? तो फिर सरकार का प्रायोरिटी है ग्रोथ नंबर्स दिखाना है कि हमने 7%, 8% ग्रोथ हुआ जीडीपी का। कुछ मतलब नहीं है। इट इज अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए, आपका ग्रोथ कितना है और आपका परफॉर्मेंस कितना है। ह्यूमन जीडीपी डेवलपमेंट में और ह्यूमन डेवलपमेंट में बड़ा फर्क है। यू आर 130 और 131 इन दैट phenomenon।
सर जैसे आपने बीज की बात करी थी, बीज उत्पादन और ये सारा का सारा, मैं लेटली देख रहा था हरियाणा में जैसे जो बीज होता है, तो उसमें ये है कि भाई कोई भी नई कंपनी का बढ़िया बीज आया है तो उसके लिए बताते हैं कि ये अच्छा बीज आया है, तो किसान उसको उगाता है। पर उसको जब वो उगाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है, उसमें 15 या 20 दिन के बाद कुछ ना कुछ बीमारी जरूर आएगी, और ये उन्होंने उसके अंदर इनबिल्ट कर रखा है। तो जब वो बीमारी आती है तो वो किसान जाता है तो वो कहते हैं कि अब ये और फर्टिलाइजर खरीद लो। और ये एडवाइस कहाँ से आ रहा है? जो जब आप कृषि केंद्र में जाएगा वो एडवाइस दे रहे हैं आपको। हम्म और कौन बेच रहा है आपको? वही लोग। हाँ? और वो सब कौन कंट्रोल करते हैं? हम्म कॉर्पोरेट लोग। हम्म देखो, दुनिया में सबसे बड़ा क्लास स्ट्रगल जो चल रहा है आज, हम्म फैमिली फार्मिंग हम्म वर्सेस कॉर्पोरेट फार्मिंग, हम्म यह है दुनिया में सबसे बड़ा क्लास स्ट्रगल। और आज कॉर्पोरेट जगत जीत रहा है। हम्म जब जब तक हम ऑर्गेनाइज करके, हम्म इकट्ठा करके हम्म उसको जवाब नहीं दे सकते, हम्म दे विल कीप विनिंग। कभी कभी 2020-21 में हम्म जैसा वो किसान यूनिटी हुआ, दिल्ली के दरवाजे पे पहुंच गया 2 हम्म लाख किसान, हम्म और उसका कानून को वापस लेना ही पड़ा उनको। हम्म हम्म, जब आप ऐसा ऑर्गेनाइज करके, संघर्ष करके हम्म कर सकते हैं, हम्म यू कैन डिफीट इट। बट हम्म जैसा हम हर छोटा मोटा अलग अलग पॉलिसी को रिएक्ट कर रहे हैं, हम्म वी कांट विन। सर हाँ मेन थिंग हैज टू बी, कॉर्पोरेट जगत को खेती से हटाओ। Corporate world should not control agriculture. Agriculture should be controlled by किसान और खेत मजदूर. This is who should control agriculture. ओके, दैट्स द थिंग। सर हमारे वहाँ पे हरियाणा में तो अभी ये भी हो रहा है कि वहाँ पे लोग फसल बीमा जो होता है, जिसको आप सबसे फ्रॉड स्कीम बता रहे थे, राफेल से भी बड़ा घोटाला जिसको आप सबसे बड़ा फ्रॉड स्कीम है वो। हाँ तो और क्यों फ्रॉड स्कीम है? आपने पूरा वो प्राइवेट कंपनीज को दिया। हम्म मैंने कह रहा हूं कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हम्म वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होना चाहिए, हम्म जहां आप कंपनीज को, सरकार को डिसिप्लिन कर सकते हैं हम्म वोटिंग में, इलेक्शंस में। लेकिन हम्म फसल बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर, हम्म प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना में हम्म हर साल 20,000 करोड़, 22,000 करोड़ आप डाल रहे हैं पब्लिक मनी। हम्म पहला 24 महीने में, हम्म 2016, 17, 18 हम्म कॉर्पोरेट जगत ने ऐसा बेनिफिट लिया। हम्म they made 20 हम्म they made 17,975 crores profit. गॉड इसका मतलब है हर दिन का 20 करोड़ प्रॉफिट, 21 करोड़ प्रॉफिट, एवरेज गिनते हैं तो। और उसमें 80% से ज्यादा क्लेम्स, किसान का क्लेम मना कर दिया। वो स्कीम किस इंश्योरेंस, it is not an insurance scheme for the kisan, it is an assurance scheme for the corporate sector. ओके, दैट्स द थिंग। और सर इरिगेशन की भी अगर हम बात करें तो जैसे एक तो वाटर फेड वाला एरिया है पूरा का पूरा, और एक हरियाणा वाला एरिया है जहाँ पे कैनाल इरिगेशन या नॉर्दर्न इंडिया में है, तो उसमें भी जो स्टेट का जो रोल है उसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि अगर यहाँ देखिए, हाँ आपका हिंदुस्तान का जनसंख्या पूरा ग्लोब का जनसंख्या में 18% है। आपके पास पानी है 4%, फ्रेश वाटर। हाँ, योर शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज 18%,
योर शेयर ऑफ वाटर इज 4%. हम्म, और अभी नया चीज हम्म, आने वाला है. देखो बहुत सारा जो बड़ा डैम बनाया, वो जैसा तेलंगाना और हाँ, वो डैम्स पोलावरम, हम्म, ये इरिगेशन के लिए नहीं, हम्म, इंडस्ट्री के लिए बना है. ओके, अब देखो उसका आयाकट हम्म, 1 एकड़ का इंक्रीज नहीं है उसमें, लेकिन वहाँ SEZ आ रहा है, हम्म, रिलायंस का, इनका, उनका. हम्म, तो द वाटर प्लानिंग इज बीइंग डन फॉर इंडस्ट्री. और अभी देखो शुरू हो गया इंडिया में, USA में बहुत एडवांस हो गया, वहाँ बहुत बहुत सारा जब झगड़ा हो रहा है डेटा सेंटर्स. हमें उसी पे आने वाला था. डेटा सेंटर्स इतना पानी ले रहा है, इतना पानी ले रहा है. वाइजैग में मिनी मिनी दलित फार्मर्स, दलित किसान जो हैं, उनका जमीन कब्जा हो गया. और न्यूज लॉन्ड्री ने एक स्टोरी और एक वीडियो किया, और YouTube में वो वीडियो को हटा दिया. ओके, उसको बैन कर दिया. हाँ, उनका वेबसाइट में आप देख सकते हैं, लेकिन YouTube में वो सस्पेंड नॉक्ड कर आउट किया. वो उसका वो वीडियो, दिया. they have taken out that video. ओके. Okay, so this is going to be a very huge problem, because data centers are also going to, the amount of water required for data centers, tens of thousands of households can have water for a month in that much water. सर नोएडा के आसपास में बन रहे हैं डेटा सेंटर अभी, और उनको कूलेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आपको नहीं लगता दिल्ली पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसका? दिल्ली के अंदर नहीं उतना फर्क नहीं पड़ेगा, कि इसलिए कि रूलिंग क्लास का मेन सेक्शन यहीं बैठा है. अच्छा. तो उनको सिक्योर करेंगे. हाँ. किसान मजदूर लोग को हालत वो खराब होगा. ओके. सर ये जो सारी बातें हमने करी, इसमें आप मीडिया का रोल क्या देखते हैं? बीइंग एन जर्नलिस्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट. देखो पहली बात यह है कि देखो ये मीडिया और जर्नलिस्ट ये अलग चीज है. दे आर डिफरेंट एंटिटीज. मीडिया का मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशन, प्रॉफिट. पत्रकारिता है, दैट इज पीपल लाइक मी मेक अ लिविंग फ्रॉम इट. लेकिन बोथ मीडिया एंड जर्नलिज्म नीड ईच अदर. We need a platform. They need to fill the space between the advertisements according to how they want. Increasingly, they are going to fill the space with AI. We have to find a way of breaking monopoly in media. Media should not belong to 5 owners. Media should not belong to 5 owners. So that anti-monopoly struggles have to be there. जैसा एंटी जो संघर्ष हुआ 2020 में, वो यूनिक स्ट्रगल था. क्यों? पहली बार भारत का किसान वर्ग डायरेक्टली कॉर्पोरेट जगत को कन्फ्रंट किया. उससे पहले कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चंपारण के टाइम से, और 1857 से. दैट टाइम आल्सो द फार्मर्स वर फाइटिंग अ कंपनी. लास्ट टाइम इंडियन फार्मर डायरेक्टली कन्फ्रंटेड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाज 1857. उसके बाद 2020 में ये हुआ, और चंपारण हुआ, बहुत जगह हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार हुई. So the thing is how to build the unity of the agrarian classes and industry. There has to be the urban working class and also has very serious compulsions to be with the farmer. Actually. So that those alliances have to be built, and you can fight this. ओके. सर इस बुक में जैसे आपने लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम
तो इसमें जो लोगों का जो स्ट्रगल था, पर्टिकुलरली जो आम लोग थे या फिर ट्राइबल्स थे, उनके स्ट्रगल को आपने इसमें लिखा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पर्टिकुलरली ट्राइबल्स का जो स्ट्रगल है या जिनकी कहानी कही ही नहीं जाती, जो सिर्फ जिसमें आपने लिखा है कि राजा रानी की कहानी, जो बड़े लोग हैं उन्हीं के स्ट्रगल को काउंट किया जाता राजा है। रानी की कहानी, और इंडिपेंडेंस के बाद जब भी आप हिस्ट्री क्लासेस में बैठे हैं, इट विल बी, किसी भी स्टूडेंट से पूछो, नेम मी 10 फ्रीडम फाइटर्स, हम्म वो बताएगा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, ये सब, और सब पुरुष का नाम लेंगे. हाँ, women played an equal role, important role, equally important role, sometimes more difficult role than men in the freedom struggle. Right? So that you have. तो इसलिए मैंने, मेरा ट्रेनिंग था, I was trained as a historian at JNU. Among my teachers was Romila Thapar. Oh, great. I'll be seeing her tomorrow. We are also going to see her soon. तो रोमिला का जो आई मीन बिपिन चंद्रा, रोमिला तापर, के.एन. पणिक्कर, एस. गोपाल, these were my teachers. So in that history setting, we learned how different reality was in the freedom struggle. That ordinary people were left out of the narration. We learned in JNU that there is a different kind of history to know. There is a different kind of history to be learned. और जब मैं रूरल रिपोर्टिंग अभी कितना फुल टाइम 35 इयर्स हो रहा है, जब मैं जाता हूँ, आई आस्क इन द विलेज, यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर का परिवार है क्या? कभी कभी यूपी में बताएगा सब मर गए सर, लेकिन उनका पुत्र है, तो शाहिद पुत्र, जहाँ जैसे शेरपुर, गाजीपुर में हमको बताया. तो आई फाउंड मेनी ऑफ दिस पीपल लाइक दैट, एंड आई ऑल्सो न्यू विच रीजन्स में ऐसा अपराइजिंग्स हुआ. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ दिस बुक वाज, आई इंटरव्यूड एंड told the story only of those who are still alive. Okay. और 16 लोग हैं उसमें, जिसमें अभी 3 बचा है. सर वो लास्ट के ही 3 हो गया आई थिंक, और तो अभी बचे ही नहीं है फ्रीडम फाइटर्स. 3 साल में एक भी नहीं होगा. अगर आप चाहते हो तो अजमेर में जाइए, शोभा राम गहरवार को मिलो. He was a Dalit freedom fighter. He is in good shape. For 100 years old, he is in good shape. मैंने उसको फेलिसिटेशन किया पिछले साल अजमेर पब्लिक हॉल में. तो these are the people who made your country free. आजाद, I mean independent. उसमें एक कैप्टन भाव था, रामचंद्र श्रीपति लाड, अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी. और इन लोग से मैं क्या सीखा? What did I learn from them? कैप्टन भाव ने एक लाइन में बताया, जब मैं कह रहा था कि you know, Captain Bhav, I'm very proud to meet you. You are the people who gave us freedom. वो करेक्ट कर दिया हमको, ऐसा नहीं बताया. देखो, हमने 2 चीज के लिए संघर्ष किया. We fought for independence and we fought for freedom. We achieved independence. स्वतंत्रता मिल गई, आजादी अलग बात है. All our lives we have to fight for that. वो अलग प्रोसेस है. Independence was an event. Freedom is a process. सर एक कास्ट जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है इन सब में, किसानी में, खेती में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में? कास्ट को आपने कैसे समझा है हिंदुस्तान के? See, caste is, it plays a very central, very important role. It plays a very important role. We cannot pretend that it plays no role. Or how does the Indian ruling class keep people divided? Mainly on the basis of caste. So
caste and untouchability. Hmm. This is a very, very important factor in holding people down Okay. and setting them up against each other. जैसा पिछले देखो फ्रॉम एक तो हम रिलीजन बोलते हैं, लेकिन अभी भी जितने टेम्पल में दलित को एंट्री मिलेगा. Hmm. नहीं मिलता अभी भी. For me, caste is not just it is not a social evil. Hmm. It is an economic phenomenon Hmm. of keeping an entire class so demoralized that I can perpetually exploit their labor. Okay. Caste offers me a demoralized Hmm. class में उसका नाम है agricultural laborer. Hmm. Yeah. We call them unskilled laborers. Hmm. देखो अगर एग्रीकल्चरल लेबरर नहीं है, Hmm. अगर एग्रीकल्चरल लेबरर नहीं है, Hmm. क्या खेती होने वाला है इस देश में? कुछ Can नहीं. there be any agriculture without the agricultural laborer? They do most of the farming, and women do most of the farming. 65% of all labor in Indian agriculture comes from women. हम नहीं मानते हैं कि Hmm. महिला तो किसान है. हाँ, उनको हम दर्जा ही नहीं देते किसान का. So caste plays a very major role, Hmm. and gender also plays a very major role Hmm. in keeping people divided, in denying people rights. Hmm. All of this is a very serious thing. But caste is also a very highly sophisticated form of economic exploitation. जैसा you demoralize a class, Hmm. they also think we are good for nothing except for this kind of work. Hmm. देखिए अगर आप मैंने हरियाणा में 1998 में कवर किया ये सफाई कर्मचारी का Okay. एजिटेशन. Jagmati will remember that. Yeah, Jagmati Sangwan. She will remember. Jagmati Sangwan will remember that struggle. Hmm. आइडवा ने बहुत पार्टिसिपेट किया उसमें, CITU ने पार्टिसिपेट किया. Hmm. ये वो क्या हुआ जब एम्प्लॉयड था, Hmm. they were employed by the municipalities, Hmm. उन सबको सैक करके Hmm. कॉन्ट्रैक्ट पे लिया. God. Hmm. फुल टाइम वर्कर्स Hmm. बहुत शहर में हुआ, जींद में पहला हुआ. Hmm. और ये सब. Then at that time I was looking all over the country at those struggles. Hmm. अगर caste is not a problem, Hmm. please explain to me how I don't find any Brahmins in सफाई कर्मचारी. एक भी ब्राह्मण मिलेगा आपको सफाई कर्मचारी में? नहीं मिलेगा. देखो हर साल 50-60 लोग मरते हैं सुअर में. शिविर में मदद. Yeah, in the last 10 years 500-600 people have died. आप सैटेलाइट बनाते हैं, रॉकेट्स बनाते हैं, चंद्रयान बनाते हैं, and you are able to go to moon, you are planning to go to Mars. लेकिन इतना टेक्नोलॉजी है, आप सेप्टिक टैंक क्लीन करने के लिए, सुअर टैंक क्लीन करने के लिए आपका टेक्नोलॉजी नहीं है. ये कास्ट है. That's the thing. सर, मैं एक ब्रॉड क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि जब हम कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशन वाइज फेल हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी फेल हो चुकी है, हमारी पॉलिसी मेकिंग फेल हो चुकी है, तो फिर हम नए इंस्टीट्यूट्स, एक नए तरीके का सिस्टम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करें? इंस्टीट्यूशंस फेल बात अलग है. They are failing for you. They are failing for all of us. But they are succeeding for the ruling class. तो इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ, कब्जा कर दिया. जुडिशरी से ब्यूरोक्रेसी तक institutions have been captured. You have to capture those institutions for public good. Okay.
And then you will make many changes so that it cannot happen again. But institutions today are captured. And when they don't like the institution, they destroy it, like they are doing with JNU, with those institutions. They're destroying them. Institutional capture and destruction, वो चल रहा है. तो फिर हम ये जो ओप्रेस्ड हैं, जो जिनको कैप्चर किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो सब लोग नीरोज गेस्ट क्यों बने हुए हैं? That is up to us. No? I mean, if we get conscious and we fight, it can be done. वो किसान लोग हम सबको एक सबक सिखाए वो स्ट्रगल में. They taught us the meaning of the word resistance. आपका पूरा काम भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है एक तरीके से. आपका पूरा काम. I am a political person. मतलब देखो पॉलिटिक्स का मतलब ही बदल गया टेलीविजन की वजह से. All politics is not party politics. All politics is not partisan politics. There is television यही ऐसा किया भारत में कि politics is BJP spokesman versus Congress spokesman. कभी SP का भी घुस जाते हैं वहाँ. This is nonsense. This is not politics. Politics is the process of constant struggle for power and a better future for the community as a whole. That politics is the oxygen of democracy. उसको suffocate कर रहे हैं अभी. तो क्या सर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इलेक्टोरल या वोट के माध्यम से पॉसिबल है आज के टाइम पे? You'll have to, as I said, you have to recapture the democratic process. You have to recapture the democratic institutions. तब हो सकता है. That's the thing. Sir, मेरा हो गया. You want to ask one or two? हाँ. Few, just one or two. 3 मिनट बाकी हैं बस. हाँ. Sir, in all your years of reporting rural India, have you managed to find any blueprint that has a solution to the agrarian distress we have? I'm saying that, we are looking, why are we looking at it as if there is no solution when it is there in your constitution? It tells you the way. You have not followed that path. If you follow that path, you will know whether it works or not. We have just dismissed it. We don't care about it. And in your country, there are many examples of how farmers can do better. In Kerala, there is an organization, a movement called Kudumbashri. Only women. 4.3, when I attended their first meeting in 98, 10,000 people. Today there are 4.3 million women members. It is a left initiative, but women from all political parties are there. Their families support different political parties. They are able they are able to get much better terms from bank credit, from the banker, because in many villages, Kudumbashri is the number one depositor. हाँ, जब 40 लाख मेंबर हैं, आपका ताकत बढ़ जाती है. और उनका सिस्टम भी is based on फूड सॉवरेंटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब पुरानी बातें हैं इन लोगों को. वो कहते हैं वी वांट फूड जस्टिस. फूड जस्टिस का मतलब है प्रोड्यूसर शुड नेवर गो हंग्री. अगर और उनका सबसे बड़ा केस है, देयर आर 270,000 देयर आर 70,000 कुडुम्बश्री ग्रुप्स इन एग्रीकल्चर. और minimum size 1 acre. These are landless women. They are taking the land on lease. Minimum size farm 1 acre जिसमें 4 महिला काम कर सकते हैं. सबसे बड़ा फार्म है उनका 1 हेक्टेयर जिसमें 10 महिला काम कर सकते हैं. और रूल है, फूड जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि अगर 10 महिलाएं हैं और आपने एक 1000 क्विंटल जो भी गेहूं चावल फसल निकाला आपने,
आप मार्केट में नहीं ले सकते हैं जब तक you can only take the food to market after those 10 families have got what they need. Producer shall never go hungry. Producer shall never go hungry. So after after the families in the collective get what their requirement is, बाकी आप market में ले सकते हैं. So I'm saying there should be similar collectives in farmers across the country, particularly with Mahila farmers, Dalit farmers, Adivasi farmers. Done. I have one more question. Do you have any message for the people who are losing hope in contemporary India? Because personally, students and artists were jailed in last. Personally, 3 of my comrades were jailed in last 2 months. So how do you see related to the Noida protest? So how do you see the like? Do you have any message for any like? I'm saying the message is coming from the people themselves. The Noida protests are themselves a message that people will fight. Yeah, if we join them, if we are in solidarity with them, people will fight. The farmers' rally in Delhi in 2020-21, 54 weeks they held out. Ultimately, the government had to withdraw, not the farmers. They withdrew when their demands were accepted. Now so the message is there. Resistance. No collapse. No retreat. And democratic protest, constitutional protest, all of that was there. If we do that, it requires it. See, we have there are now platforms like Nation for Farmers or Kisan Mazdoor Commission. Even yesterday we had a small meeting, Nation for Farmers here. And we are all non-farmers, but we are from other sections of society that are supporting farmers. Yeah. Those broad alliances have to be built. And that was the message of the Delhi struggle. That was the message of the Nashik to Mumbai march in 2018 of 40,000 Adivasi farmers. All that can happen, but the message you should also be clear. Things will get much worse before they get better. That is what struggle is about. So, sir, how do you see that factionalism that exists? I'm saying the point is only if you have struggle, you will unite your factions. As long as you're doing nothing, there will be more and more factions. Yeah. You set out not to look at factions, you set out to look at unity. Then you'll figure out. Yeah. And the policy formation. So, how can we bridge that gap? I'm not saying that, by the way, I'm not saying that, Rosie. I'm saying the policies are being implemented very forcefully. It is the policy that is the horror. There is a policy of giving everything to Adani. They're implementing it. So it's all one-sided. For whom is the policy existing? For whom is the policy made? Sir, I want to understand that how shallow this argument is that population plays a key role in our class struggle, that we have a large population. That has been from 60s, the middle class love that argument, but it's actually you are going to face a very serious problem of declining population. Okay? Yes, of course. Only UP and Bihar are having a higher figure of reproduction. All the others, see, there is a thing called fertility replacement level. 2.1, if every woman has the equivalent average of 2.1 babies, then the population will remain stable. If you fall below 2.1, 24 of 28 Indian states have fallen below 2.1. Kerala is 1.3. Japan is 1.0. Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. Thank you.